हेलो, नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग गुड। आज मैं अपनी लाइफ का वो फेज़ आपसे शेयर करूंगी जहाँ पे हमने ये डिटेक्ट किया कि विख्यात को ऑटिज़म है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो इसके पहले शेयर किया जिसके दो पार्ट है, जहाँ पे हमने रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म जो कि हमने विख्यात में नोटिस किए थे, उसके लिए वीडियो बनाया है, जो आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे डिटेक्ट हुआ। तो मुझे अच्छे से याद है कि विख्यात 2.5 साल का हुआ और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हमको नज़र आ रही थी। और उसी बीच में हम दिवाली के वेकेशन मनाने के लिए अपने होम टाउन गए। वहाँ पे हम लोग लौटने वाले थे, जब दिवाली हो चुकी थी, लौटने वाले थे। तो मेरी फैमिली फ्रेंड है हमारे, जो मेरे हस्बैंड के साइड में हैं, उनकी वो वाइफ़ हैं, वो स्पेशल एजुकेटर हैं। उनके यहाँ मिलने के लिए गए और एज़ यूजुअल विख्यात वहाँ पे गया, कुछ बात नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और सारी चीज़ों को वो सीक्वेंस में लगा रहा था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, हम लोगों ने अपना कंसर्न तो उनको बताया था। तो उन्होंने हमको सीधे-सीधे यही बोला कि टू द पॉइंट कि आप एनआईएम मत जाओ, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेटर हैं, वो शी इज़ नॉट ऑथोराइज़्ड टू कि वो किसी बच्चे को टैग कर सकें किसी वर्ड से। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एनआईएमएच जाएँ, जो कि हैदराबाद में है, और वहाँ जाकर के इसको दिखाएँ, तो वो एग्ज़ैक्टली बताएँगे कि बच्चे के साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो एनआईएमएच सुन के, क्योंकि मुझे मालूम था एनआईएमएच मतलब, हम लोग क्योंकि हैदराबाद में रहते थे और एनआईएमएच के सामने से हमारे घर के पास था, 4 किलोमीटर ही था। मुझे मालूम था एनआईएमएच मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। ये सुन के तो अब ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ये क्या करने, हम कहाँ जाने वाले हैं इसको लेके। अब उसके बाद में हमको ट्रेन पकड़नी थी दूसरे दिन। मुझे अच्छे से याद है कि रास्ते भर हम ट्रेन में, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ कर सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मैं बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट। सिर्फ रोना नहीं आ रहा था, मुझे रो नहीं पा रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था, और उनके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस जा रहे थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, अनसेड इमोशंस थे वो। और उसके साथ में फिर हम लोग कुछ नहीं, फिर हमने दूसरे दिन फ़ोन किया, हम लोग वापस आए, हमने फ़ोन किया एनआईएमएच की वेबसाइट पे हम लोग गए। वहाँ पे हमको वहाँ एक एमफ़िल करने वाला एक लड़का था, एमफ़िल मिस्टर यादव, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। उन्होंने हमको बोला कि आप आइए, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे, आप जो भी है आप, हम लोग वहाँ पे देखते हैं, इसका असेसमेंट तो हमको कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि जब मैं एनआईएमएच के अंदर जा रही थी और वहाँ का जो मंज़र था, मुझे सबसे पहले ये लगा, क्या मेरा बच्चा इनमें से एक है? उन बच्चों को देख के वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे भी दिख रहे थे, वहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी दिख रहे थे, वहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी दिख रहे थे। वहाँ इनफैक्ट एक रिसेप्शन पे जो एक बच्चा था, ही वॉज़ अ टीनेज होगा या 21 का होगा, शायद 21 22 का, वो रिसेप्शन पे था, वो डाउन सिंड्रोम का था। मैं वहाँ सिर्फ बैठी थी और मैं यहाँ वहाँ देख रही थी, और मैं अपने आप से सवाल पूछ रही थी कि ये हम यहाँ बैठे हैं, मेरा बच्चा सही में उसको कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अब कुछ था तो था नहीं सोचने के लिए, करने के लिए, लेकिन अब ये हमने यहाँ से सफ़र तो शुरू कर ही दिया था। शुरू हुआ, वहाँ पे हम डिपार्टमेंट के एचओडी के पास गए, उन्होंने हमको बोला कि अब आपको कुछ हर डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे बिहेवियर, स्पीच और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे हमको जाना है, वहाँ पे असेसमेंट कराना है। असेसमेंट कुछ नहीं था, असेसमेंट में कुछ उनके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्वेश्चंस के जवाब हमें देने होते हैं एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चा तो जवाब बता नहीं सकता। तो हमको एक एक डिपार्टमेंट में जाना था और वहाँ पे हमको वहाँ पे जा कर के इसका असेसमेंट कराना था। हम लोग वन बाय वन सारे डिपार्टमेंट्स में गए, हमको 2 दिन लगे। एक दिन हमारा पूरा असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, हमको 2 दिन लगे, हम 2 दिन तक असेसमेंट कराते रहे। और एट द एंड जब रिज़ल्ट आया, तो फिर हमको एचओडी के पास में फिर से जाना था। एचओडी डिपार्टमेंट के पास हम लोग गए, उन्होंने हमको बोला, देखिए बच्चे में प्रॉब्लम तो है। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है, तो हम उतनी जल्दी उसको टैग नहीं कर सकते किसी चीज़ से, ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि वो टैग नहीं कर सकते। तो अभी आपको सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप इसकी थेरेपी शुरू करें। थेरेपी में सबसे पहले उन्होंने बोला स्पीच थेरेपी आप कराइए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारी आपको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो घर आने के बाद में वो रात मुझे आज भी याद है। वो शाम से जब हम, मतलब ऐसा लगा था हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं
मैं रोना शुरू किया मैंने, बहुत मैं रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो गया, और मैं जानती थी मेरे हस्बैंड भी सेम बोट पर ही हैं, हम लोग दोनों एक ही बोट पे सवार थे क्योंकि हम दोनों का बच्चा है वो। और समझ नहीं आ रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ी-सी हिम्मत दी, उन्होंने बताया देखो आइंस्टीन को देखो, वो भी ऑटिस्टिक था। और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोगों के नाम उन्होंने मुझे बताए कि वो लोग भी स्पेशल थे, लेकिन वो लोग भी स्कूल जा रहे थे। देखो वो लोग कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए, कितने बड़े-बड़े नाम हुआ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि यार मेरा बच्चा क्यों, उसको क्यों प्रॉब्लम है? वो तो बोलता था, उसको उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, सब ठीक ही तो था। और अपने मतलब कई मतलब मुझे बता रही हूँ, शायद 6 महीने लगे होंगे मुझे एटलीस्ट उस ट्रॉमा से बाहर आने में। और बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हमने किसी को बताया ही नहीं था घर में कि कई प्रॉब्लम है। और शायद सबको समझ में आ रहा होगा कि कोई दिक्कत तो थी, लेकिन कोई हमसे बोल नहीं रहा था। फिर हमने वहाँ से मिस्टर यादव को कॉन्टैक्ट किया, उनको बोला कि आप आइए हमारी हेल्प कीजिए। फिर वो हमारे घर आना, हर सैटरडे संडे वो आते थे और आकर के बच्चे को हमारे कुछ लर्निंग सिखाते थे, जैसे कि राइटिंग का पार्ट उन्होंने शुरू किया, बैठना सिखाना। टॉलरेंट नहीं था, वो बैठता नहीं था ज़्यादा देर एक जगह पे। वो शुरू किया, रोज़ वर्कशीट्स देते थे, वर्कशीट में 2 डॉट बना दिए, उसपे लाइन खींचो, ये करो। इंस्ट्रक्शंस को वो फ़ॉलो कराने की कोशिश करते थे। एक तरीके से वो राइटिंग नहीं था, वो इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कराना कि वो इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर लें, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, वो सिग्नल को ले नहीं पाते कि उनके दिमाग में ये चीज़ जा रही है और उनको ये चीज़ करना है। तो एक्चुअली वहाँ पे राइटिंग का पार्ट कराने का मतलब ये था कि यहाँ लाइन खींचो, वहाँ लाइन खींचो, ये ऐसा लिखो, इसको चिपकाओ, एक्टिविटीज़ करो, ये करना, वो करना। तो ये सब था कि वो सब सीखे कि भाई वो इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना शुरू करें। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब इतना डिफ़िकल्ट था कि हमको समझ नहीं आता था कि हमारे बच्चे में क्या ही प्रॉब्लम हो गई, क्यों हो गया ऐसा? विख्यात धीरे-धीरे अब हमको समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, ऑटिज़्म है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम ये क्यों सोचे कि उसको ऑटिज़्म है या इसको एस्पर्जर्स है या उसको एडीएचडी है और क्या है, हमें क्या पता। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम नाम पे नहीं जाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि किस नाम से हमें उसकी प्रॉब्लम को बताना है। हमने सोचा कि वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस पे हमको काम करना है। जैसे कि अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो उसकी स्पीच करा देते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं कर रहा है तो उस तरीके से उसका बिहेवियर, अगर कुछ ऐसा है कि हमको उसपे बिहेवियर पे करेक्ट करना है तो हम उसके बिहेवियर के लिए काम करें। लेकिन उसको ऑटिज़्म नाम दें, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म नाम दें, एस्पर्जर नाम दें, एडीएचडी नाम दें। मुझे ऐसा उस समय लगता था कि हम नाम के पीछे ना भागें, क्योंकि नाम से हमें क्या ही मिलेगा? नाम हम दे भी देंगे कुछ तो क्या होगा? काम तो हमको करना ही है अपने बच्चे के साथ में। तो वहाँ से हमने काम शुरू किया। एक मिस्टर यादव ने हमारी बहुत हेल्प करी 4-5 महीने। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो मम्मी-पापा जो नहीं बोलता था, विख्यात की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करता था। जैसे कि वो मम्मी-पापा नहीं बोलता था, तो जैसे आप लोग को पता भी है कि ये होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों को फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो हमने विख्यात को मैंने अपनी पिक्चर दिखाई। मैंने बोला, विख्यात देखो मम्मी, मम्मी। और आईने में दिखाया, ये देखो मम्मी और मम्मी, ये मम्मी है। फिर पापा, ये पापा की फ़ोटो, ये मम्मी पापा हैं, ये देखो पापा खड़े हुए हैं। तो उसने एक चीज़ उसकी बहुत ही अच्छी थी कि उसने एक दिन में सीख लिया कि ये मेरे मम्मी हैं और ये पापा हैं। अब वो क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो एबीसी 1 2 3 ये वो सब बहुत ज़्यादा बोल लेता था, राइम्स बोल लेता था। तो वहाँ से उसने सीखना शुरू किया। तो वहाँ पे उसने मम्मी, पापा, नाना, नानी, दादी और ये सब बोलना शुरू कर दिया था। देख के ये मेरी मम्मी है, उसको मालूम था ये मम्मी बुला नाम, मतलब मैंने पहली बार विख्यात के मुँह से मम्मी सुना जब अपने लिए, तो ऐसा लगा था जैसे दिल को सुकून मिला हो मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं बता सकती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिस्टर यादव ने मुझे दी थी। अगर वो कभी इस वीडियो को देखेंगे, उन्होंने तो बहुत सारे बच्चों को सिखाया होगा, उनके पेरेंट्स को ये खुशी दी है, लेकिन मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई थी कि विख्यात मुझे मम्मी बोलता था।
वो ये किसी एक नॉर्मल टिपिकल बच्चे के लिए बहुत ही आसान था या उनके पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ऑटिस्टिक पेरेंट्स को के लिए ये बहुत बड़ी बात है जब हम सुनते हैं हमारे मुँह से मम्मी-पापा, मतलब इतना अच्छा लगता था मुझे। और फिर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम इस सफ़र को कर सकते हैं, हमको हिम्मत रखनी पड़ेगी, हमारा बच्चा सीखेगा और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अ, अब सफ़र शुरू होता है विख्यात के स्कूल का, तो जब विख्यात 3 साल का था तो हमने उसको नर्सरी में डाला, यूरो किड्स में डाला और वो स्कूल जाता था क्योंकि फिर स्ट्रेस फ्री तो होता था। मतलब वो मॉन्टेसरी मेथड से थोड़ा-थोड़ा पढ़ाते थे। विख्यात को ऑलरेडी सब बहुत कुछ आता था, तो टीचर्स मुझे बोलते थे कि ही इज़ वेरी गुड, ही नोज़ एवरीथिंग। पर वही था कि वो एक जगह तो बिल्कुल बैठता नहीं था, वो घूमता ही रहता था स्कूल में पूरे टाइम। वो इस मतलब वो एक रहता था कि क्लास में नहीं बैठना है उसको। और उन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ कर रखी थी यूरो किड्स ने कि उन्होंने बड़े-बड़े हॉल्स लिए रखे थे, तो वो विख्यात घूमता भी था, तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और ये वो जानते थे कि विख्यात बहुत इंटेलिजेंट तो है क्योंकि वो पहले से ही सब जानता था। जब वो 3 साल का था, स्कूल गया, तो उसको ऑलरेडी एबीसी 1, 2, 3 और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि ही वाज़ वेरी इंटेलिजेंट सिंस बिगिनिंग। तो अब यहाँ पे शुरू होता है कि अब हमको क्या करना है। अब मुझे लगता था कि ये बच्चा जब ये इतना होशियार है, सब कुछ है, लेकिन समहाउ विख्यात लिख नहीं पाता था बहुत अच्छे से। जैसे वो लाइन भी खींच रहा है, अगर 2 डॉट्स बने हुए हैं, उसके बीच में लाइन खींच, उसके हाथ ऐसे-ऐसे हिलते थे या वो बनाने की कोशिश करता था, तो ये वो हिलता था। तो वो एक बार कोशिश करते थे, तो वो बड़ा रिलक्टेंट होता था, मुझे नहीं लिखना, मुझे नहीं बनाना, मुझे नहीं करना। तो मुझे लगता था कि ये ऐसे क्यों करता है? जब इसको सब कुछ आता है, तो ये लिखता क्यों नहीं है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। कोई ना कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं समझने में कुछ तो परेशानी है इसको। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी, विख्यात बैठा था मेरे साथ में। यहाँ पे मैं वो वीडियो ज़रूर लगाऊँगी, जो आप ज़रूर देखिएगा, मेरे पास है वो वीडियो, कि वहाँ पे नीचे पानी गिराया था, पानी गिरा हुआ था। विख्यात उस पानी से अपनी फिंगर से ए, बी, सी, डी, ई उसने सब कुछ लिख दिया उस पानी में फिंगर से। वो क्यों नहीं लिखता था? क्योंकि उसकी मोटर स्किल्स वीक थी। तो मोटर स्किल्स वीक होने के चक्कर में ऑटिस्टिक बच्चों की एक वो चीज़ होती है कि जब तक कि वो परफेक्ट नहीं करते किसी चीज़ को, उनको परफेक्शन की बहुत आदत होती है। और क्योंकि विख्यात जब लिखने की कोशिश करता था, तो वो अच्छे से लिख नहीं पाता था। तो वो लिखने के में उसका हाथ हिलता था, तो वो परफेक्ट नहीं लगता था, तो उसको परफेक्ट नहीं लगता था, तो उसको लिखना ही नहीं होता था। तो मैंने समझा कि यार इसको इसको तो मुझे ब्रश देना चाहिए, तो मैंने ब्रश देके उसको पानी में मैंने सब कुछ लिखवाया, उसने उसने सब कुछ लिख दिया पानी में। तो मैंने समझा कि इसकी मोटर स्किल्स वीक है, तो पहले उसके बाद सबसे पहले मैंने उसको ना एक फिंगर पेंसिल्स में लगाने के लिए ग्रिपर्स आते हैं। वो ग्रिपर्स की अगर फ़ोटोज़ होंगी अमेज़न में तो मैं ज़रूर दूँगी। मोटे ड्राइंग पेंसिल्स आती हैं, इंजीनियरिंग पेंसिल्स जो मोटी होती हैं, वो लाके दी। वहाँ थोड़ा हेल्प किया। उसके बाद में मार्कर पेन, वो बहुत हेल्प किया। मार्कर पेन तो बहुत ही मोटा होता है, तो उसको बहुत ईज़ी होता है, तो कि स्मूथ होता है, तो वो मार्कर पेन से बहुत अच्छे से लिख पाता था। अगर मेरे पास में फ़ोटोज़ होंगे तो मैं डालूँगी यहाँ पे। उसके बाद में हमने शुरू करी उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मिस्टर तौफीक थे हैदराबाद में, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतनी अच्छी थी, सर थैंक यू सो वेरी मच। आपने विख्यात की ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतनी अच्छी से की थी कि 1 महीने के अंदर विख्यात ने इतने अच्छे ग्रिप्स हो गए थे उसके कि वो काफ़ी अच्छे से लिखने लग गया था। और लिखता तो वो क्योंकि उसको आता था लिखने में, प्रॉब्लम उसको थी नहीं, सब कुछ उसके माइंड में था, सिर्फ़ उसको नीचे उतारना था, जो कि उसको प्रॉब्लम होती थी फिंगर्स लिखने में, तो उसने वहाँ से शुरू किया। तो वहाँ से जब लिखना शुरू किया, तो वो लिखने भी लग गया। उसके साथ में हमने उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी शुरू करी और साथ में हम उसकी स्पेशल एजुकेटर जो हमारे पास आते थे, वो भी हमारी चल रही थी, तो वो भी वो इंस्ट्रक्शंस को धीरे-धीरे फ़ॉलो करना। लेकिन बीच-बीच में मेल्टडाउन्स होते थे उसके, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही मतलब परेशानी कर वाली थी कि हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते थे घर में। हमारे लिए अगर आप समझ लीजिए एक चेयर यहाँ पे रखी है एक जगह पे, हम उसकी जगह चेंज करके इस जगह पे नहीं रख सकते थे। उसको बहुत ज़्यादा था कि जो चीज़ जहाँ रखी है उसको वहीं रखे रहने दो। उसके लिए चेंज करना किसी चीज़ का मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे लिए कि उसको हम कैसे एडजस्ट कराएँ कि बेटा चेंज तो करना ही पड़ेगा।
भाई अगर कोई चीज़ टेबल यहाँ रखी है, अगर मैं यहाँ से यहाँ कर दूँ या चे घर का अगर मुझे लग रहा है कि ये सोफ़ा मैं यहाँ से वहाँ खसका दूँ, तो बहुत मुश्किल था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि मैं वहाँ से उसकी जगह चेंज कर दूँ। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। स्पेसिफ़िक कोई कपड़ों में कोई डिज़ाइन, कोई कपड़े में जैसे कोई सर्कल्स बने हुए हैं, कोई चीज़ कोई इंसान अगर कोई कोई स्पेसिफ़िक कपड़ा पहन के आया है, तो वो उसको कपड़ा देख के समहाउ उसका अजीब वियर्ड सा रिएक्शन, वो एकदम आँखें ऐसे-ऐसे करेगा और अजीब-सा बिहेवियर होता था उसका, मतलब वो परेशान होने लगता था। एंग्ज़ायटी होती थी उसको अंदर से, वो चीज़ थी। और ये धीरे-धीरे डेवलपमेंट होता रहा, ये परेशानियाँ आती रहीं। अ, प कुछ दिन तो सब अच्छा चलता था, फिर एक चैलेंज आता था, फिर कुछ दिन अच्छा चलता था, फिर एक चैलेंज आता था। जब हमको लगता था कि नहीं अब ये चीज़ तो ठीक कर रहा है, देखो अभी से राइटिंग करना शुरू कर दी, अब तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर एक नया चैलेंज कि वो चीज़ों को देख के घबराने लग गया था। फिर प्रॉब्लम ये कि वो देख कर के ये परेशान होता था कि भई कोई कलर, कोई शेप्स, कोई चीज़ हर हर स्टेज का एक नया हमारे लिए एक चैलेंज होता था। एक चीज़ मैं और ये कहूँगी यहाँ पे कि चैलेंज हमारे लिए होता था, एक फ़ेज़ होता था, वो फ़ेज़ आता था कि वो ऊपर देखता रहता था, एरोप्लेन करता रहता था, फिर बात नहीं करता था। पहले तो उसकी कंडीशन जब हमको समझ में आई कि कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो ऐसा लगता था कि यार ये अब सही में ये अब ज़्यादा ख़राब हो रही है सिचुएशन। पहले तो हमको पता नहीं था, तो लगता था कि सब तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें तो बहुत ही वर्स्ट हो रही थी, कुछ-कुछ चीज़ें ठीक हो रही थी। लेकिन हिम्मत हमको रखनी थी, काम तो करना था। मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना होता था, मैं ही अकेले सँभालती थी, मैं उसको लेके जाती थी थेरेपीज़ के लिए, बहुत भागम-भाग मचाई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हैदराबाद में मेरे साथ में ये हुआ था कि मुझे सपोर्ट बहुत मिलता था, जहाँ पे भी वो स्कूल में गया है वहाँ बहुत सपोर्ट था। 4th जब वो 4 साल का हुआ तब वो एलकेजी में गया, तो मुझे याद है कि जब मैं उसको फर्स्ट डे लेने गई स्कूल, तो यूरो किड में जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मुझे बोला कि मैम, उन्होंने मुझे बोला ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसने रिसेप्शन वर्ड पढ़ लिया लिखा हुआ कि रिसेप्शन वर्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड ऑफ 4 ईयर या आई थिंक 3 एंड हाफ के लिए ही, कि उसने रीड किया। उन्होंने कहा कि मैम, उन्होंने वो मुझसे हमेशा बोलती थी कि आप इस बच्चे को कभी उस पे काम करना मत छोड़ना, क्योंकि हमें ये पता है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और एक दिन ये लड़का ज़रूर अपना नाम करेगा, क्योंकि ये बहुत शार्प है ये। लेकिन सीटिंग टॉलरेंस उसका बिल्कुल भी नहीं था। पर यूरो किड्स वाले हमको यहाँ पे बहुत हेल्प करते थे कि वो नहीं बैठता है, कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक स्पेशल चाइल्ड है। और क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, तो वो मैम मेरे को समझती भी थी, मेरे साथ बैठती थी, मुझे टाइम देती थी। और आई आई फ़ील लाइक मेरी फ्रेंड थी, वहाँ पे कोई मेरा अपना था नहीं, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, पर वो प्रिंसिपल मैम थी या कोई टीचर थे, वो विख्यात को समझते थे और हमें बहुत हेल्प करते थे। उसके बाद में फिर वो 3 साल पढ़ा, उसके बाद में यूकेजी गया, यूकेजी के बाद में जब ये यूकेजी गया, तो अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा था कि अब इसको सिटिंग टॉलरेंस आना चाहिए। फिर मैं वहाँ पर हैदराबाद में एक सेंटर गई, जहाँ पे उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर और स्पेशल एजुकेटर सब साथ में मिलता था। तो वहाँ पे एक फ्रैंकलिन सर थे। फ्रैंकलिन सर, आपको भी मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी आज, क्योंकि आपने विख्यात को सिटिंग टॉलरेंस सिखाया है। वो 1 साल जो उस वो कोचिंग सेंटर, कोचिंग तो नहीं है वो एक्चुअली, वो चिल्ड्रन जो स्पेशल चिल्ड्रन थे उनके लिए था, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स भी थे, तो जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ थी वो उनको देखते थे, लेकिन ये विख्यात उनके पास भी 40 मिनट्स के लिए जाता था। वहाँ विख्यात बैठता था और वहाँ से उसमें सिटिंग टॉलरेंस आया। तो पूरा यूकेजी में मैं ये कहूँगी कि 4 महीने तो नहीं, लेकिन 4 महीने के बाद में जो बाकी का टाइम था, विख्यात में बहुत चेंजेज़ आए और वो सीटिंग टॉलरेंस उसमें आया। और मैम भी मुझे बोलती थी कि कम से कम ये अब आप समझ लीजिए कि अगर ये 4 घंटे स्कूल में जाता था, तो ये कम से कम ढाई घंटा क्लास में बैठ जाता था आराम से। वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जो बच्चा क्लास में बैठते नहीं था, वो वहाँ बैठना शुरू किया उसने। तो सीटिंग टॉलरेंस उसका आया, तो हमको वो भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसमें सीटिंग टॉलरेंस आया, क्योंकि किसी भी क्लास में जाने के लिए उसको बैठना तो बहुत ज़रूरी है, भई बैठना तो पड़ेगा ही, बैठे बगैर वो कैसे नॉलेज गेन करेगा। तो वहाँ से इसका सीटिंग टॉलरेंस आया। उसके बाद में अब यूरो किड्स का यूकेजी खत्म होने वाला था। अब मैं मुझे मेरा इमोशनल
इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई क्योंकि ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वहाँ पे बड़े आराम से पढ़ रहा था। अब ये था कि नया स्ट्रगल, अब ये कौन से स्कूल में जाएगा? मुझे तो लगता था कि कोई स्कूल उसको लेगा ही नहीं, एक स्पेशल चाइल्ड है। तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, वो वहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ पे वो 11th स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है और वो बीच में खड़े होके सवाल पूछता है। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा कि दीदी सही में आपके यहाँ स्पेशल चाइल्ड है, वो 11th क्लास में पढ़ता है? तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं पढ़ते, बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। हम लोग जब विख्यात के एडमिशन के लिए वहाँ पे स्कूलों में क्लास 1 के लिए गए, जैसे ही हम बताते थे कि आप विख्यात को एडमिशन देंगे, तो वो इंटेलिजेंट तो बहुत है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। हमको सीधे ये सुनने मिलता था, सॉरी, हम समझते हैं लेकिन हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में टीचर्स नहीं है, हमारे पास में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है टीचर्स में कि वो हैंडल कर सकें इस बच्चे को। तो हमको बहुत जगह से मना हो जाता था और बहुत स्कूलों ने हमको मना किया है। एक तरीके से कहा जाए तो हमारी हिम्मत पूरी टूट गई थी और हिम्मत टूटने के बाद में उसके बाद में मेरे हस्बैंड एक शॉप में गए, तो वहाँ पे शॉप ओनर ने उनसे वहाँ पे एक और कोई उनके शॉप पे खड़े हुए थे। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड खड़े थे तो कुछ बात चली स्कूल की, तो उन्होंने बोला कि आप जैन पब्लिक स्कूल जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पे तो बच्चों को लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आपके बच्चे को, अगर समस्या है भी तो। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे मुझसे आके कि चलो अपन चल के देखते हैं। तो मैंने कहा हम हताश थे, किसी उम्मीद में नहीं थे। मैंने कहा यार नहीं मिलेगा यहाँ पे, किसी छोटे स्कूल में उसको डाल देते हैं जहाँ पे से उसको सर्वाइवल ही चाहिए हमको, क्योंकि हम हताश तो बहुत हो गए थे। फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड बोला नहीं नहीं, हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो मिस्टर प्रवीण शर्मा वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनके पास हम लोग गए, फॉर्म लिया, हमने सब कुछ कर लिया था, फिर हम उनसे मिलने गए प्रिंसिपल सर से। तो हमने अपना बच्चा मतलब विख्यात को वहाँ पे दिखाया, उसके विख्यात के बारे में बताया। प्रवीण शर्मा सर ने विख्यात को रीड करने के लिए दिया। क्लास 1 में जानने वाला था और उसने क्लास 4th की इंग्लिश को रीड किया। उसने क्लास 4 की हिंदी को रीड किया। उसने इंटरैक्ट किया थोड़ा बहुत, जो वो इंटरैक्ट कर सकता था। तो और फिर उन्होंने जो हमने उसका एडमिशन फॉर्म उनके पास दिया हुआ था प्रवीण शर्मा सर के, आई थिंक प्रवीण शर्मा सर नाम सही है, क्योंकि शर्मा तो थे वो, लेकिन आई थिंक प्रवीण सर थे या पता नहीं, शायद वो भी ये वीडियो देखें अगर कभी उन तक पहुँचे तो। हम सर, आपने जो हमें हिम्मत दी थी ना, वो हिम्मत हमको आज तक है कि हमारे बच्चे को हम सर्वाइव करा पा रहे हैं। जिन भी लोगों का नाम मैं ले रही हूँ ना, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है हमारी लाइफ में, बहुत छोटा-छोटा, छोटे-छोटे टाइम के लिए ये लोग आए, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दी। उन्होंने जैसे ही उसके एडमिशन फॉर्म पे साइन किया, उन्होंने बोला कि ये रहा एडमिशन फॉर्म, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए। मुझे याद है कि मैंने उनसे सीधे ये पूछा, सर आप विख्यात को एडमिशन दे रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे बोला, हम क्यों एडमिशन नहीं देंगे उसको? उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आई वाज़ लाइक शॉक्ड, सर, आप पहले इंसान हैं जिसने उसकी काबिलियत देखी है, वरना तो हम हर स्कूल से ये सुन रहे थे कि हम ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं। हम नाउम्मीदी से ही आए थे सिर्फ़ एक चांस लेने के लिए कि शायद उसको सर्वाइवल यहाँ पे मिल जाए, नहीं मिले पता नहीं, हम एक छोटे से स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे। और वो उन्होंने हमको बोला कि इस बच्चे में कोई परेशानी नहीं है, स्कूल होता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। ये बच्चा बहुत होशियार है, जो बच्चा 4th क्लास की बुक रीड कर सकता है, मैं उसको एडमिशन डिनाई कैसे कर सकता हूँ? सीबीएसई ने ये नॉर्म निकाला है कि हम किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस बच्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी में ना हो या वो ना कर सके। लेकिन मेरे पास में ना करने का कोई सवाल ही नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मैंने लिटरली उनके सामने हाथ जोड़े, मैंने थैंक यू सो मच सर। मैं अपने हस्बैंड के इमोशंस को यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा इमोशंस कम शो करते हैं। लेकिन मुझे पता है वो मुझसे भी ज़्यादा विख्यात से अटैच है और वो जानते थे कि अगर वो भी हिम्मत छोड़ेंगे तो मेरी हिम्मत तो बहुत पहले टूट जाएगी, क्योंकि मैं ही लेके उसको भागती थी, यहाँ-वहाँ जाती थी। लेकिन प्रवीण सर ने जो हमको वहाँ पे एडमिशन दिया, पहले तो थैंक यू सो मच सर, उसको एडमिशन दिया, उसका सर्वाइवल वहाँ से शुरू हुआ, क्लास 1 में वो गया। मुझे पता था कि ये बहुत होशियार है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को कौन समझेगा। फिर धीरे-धीरे वो क्लास 1 में गया, क्लास 1 में जाने के बाद में कुछ टाइम पर तक तो मैं उसके साथ में गई, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी।
तो वहाँ पे क्लास 1 में उसकी क्लास टीचर थी स्नेहलता मैम। स्नेहलता मैम ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मतलब स्नेहलता मैम, आई एम सो थैंकफुल टू यू। स्नेहलता मैम ने आज तक भी वो मेरे टच में हैं, और स्नेहलता मैम, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत-बहुत थैंक यू मैम। उस समय मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि मैंने उस समय विख्यात को छोड़ के अब मैंने विराट को कंसीव किया था। मैं 1 महीना तो विख्यात के साथ मैं 1.5 महीना गई स्कूल। उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप विख्यात को हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं विख्यात को छोड़ के स्कूल से कैसे जाऊँ? मैं तो उसको छोड़ ही नहीं सकती, उसको कैसे देखेंगे? उसको कौन देखेगा? उसका ख़्याल कौन रखेगा? उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए मैम, आप उसको छोड़ेंगी नहीं तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मजबूरी ये हुई कि अब मैंने विराट को कंसीव किया था, तो मेरे लिए था कि मैं उसके साथ में रोज़ जा नहीं सकती थी। लेकिन स्नेहलता मैम ने बहुत, मुझे याद है कि उसके एग्ज़ाम्स होते थे, मैं मैम को मैसेज पूछती थी करके, मैम वो लिख पा रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं। मैम मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेजती थी, मैम डोंट वरी, सी ही इज़ राइटिंग हिज़ एग्ज़ाम। वो अपने पास, उसके अपने पास बैठा कर के उसको एग्ज़ाम दिलवाती थी कि वो इंडिपेंडेंट, कि वो क्लास से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ऐसे करके, क्योंकि मुझे पता था, अपने बच्चे पे भरोसा था कि वो बहुत होशियार है। ऐसे धीरे, धीरे, धीरे करके उसने एग्ज़ाम्स लिखना शुरू किया। क्लास 1 में गया, क्लास 2 में गया। क्लास 2 के बाद मेरी बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट था कि जैन पब्लिक स्कूल किसी कारण से बंद हो गया। फिर हम यूनिसेंट में गए, यूनिसेंट स्कूल भी हैदराबाद में है। वहाँ पे हमको एडमिशन मिला विख्यात के लिए। बहुत सारी चीज़ों को हमने उन्होंने टेस्ट किया विख्यात की। वहाँ पे भी उसकी काबिलियत के कारण ही एडमिशन मिला, क्योंकि वो लोग बच्चों, स्पेशल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करते थे। वहाँ पे भी उसकी टीचर थी रामा देसू मैम। थैंक यू सो मच मैम, सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू यू ऑल मैम। अगर मैं ये बोलूँ कि आज तक अगर विख्यात आगे बढ़ पाया है, तो जिन भी लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, वो मैं उन सबके लिए ग्रेटफुल हूँ। चाहे वो मृणालिनी मैम हो, जो यूरो किड्स में उसकी प्रिंसिपल थीं, या मैं तौफीक सर का नाम लूँ, या मैं फ्रैंकलिन सर का नाम लूँ, चाहे मैं रामा देसू मैम का नाम लूँ, चाहे मैं प्रवीण सर का नाम लूँ, चाहे मैं यादव सर का नाम लूँ, स्नेहलता मैम का नाम लूँ। इन सारे लोगों ने हमारी लाइफ के इनिशियल ईयर में हमको इतनी हिम्मत दी है कि वो हिम्मत आज तक हमारे काम आ रही है। तो ये 5 साल तक का विख्यात था, 5 साढ़े 5 साल तक का जो मैंने अभी जर्नी आपसे शेयर करी। इसके आगे की जर्नी मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कैसे डिसाइड किया कि हमारी लाइफ में एक और बेबी आने वाला है। और वो बेबी कौन था? हमारा छोटू सा विराट, क्यूटी पाई मेरा, माय लाइफ लाइन। मैं इसको हमेशा अपनी लाइफ लाइन बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ लाइन है। इसने बहुत स्ट्रेंथ दी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं आता ना हमारे जीवन में, तो शायद मैं तो बहुत ही, मतलब मैं क्या ही अपने बारे में नहीं सोचती, शायद विख्यात में हम लगे रहते हैं, और विख्यात को कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, क्या करना, आज भी हम उसी में हैं। लेकिन ये बोलते हैं ना कि इसके आने से हमारी लाइफ बहुत चेंज हुई है। और मुझे लगता है कि मतलब भगवान का मैं बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलूँगी इसके लिए। और इसके आगे की जो स्टोरी है, इसके आगे का जो भी फेज़ है हमारा, वो मैं अब अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और होप आप लोग कुछ इस मेरे जो जर्नी है उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। अगर कोई पेरेंट्स हैं जो हमारी जैसी सिचुएशन में थे, तो या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद कुछ उनको सीखने को मिले या कुछ रिलेट कर पाएँ। तो चलिए, मैं आगे ऐसे ही अपनी स्टोरीज़, अपनी लाइफ़ की स्टोरी जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और करती रहूँगी। और ऐसा नहीं होता कि हर दिन ठीक हो हमारे लिए, बहुत सारे दिन डिफ़िकल्ट होते हैं। जो आज की प्रेज़ेंट सिचुएशन है हमारी, वो तो मैं आपको आखिरी में बताऊँगी। हम लोग बहुत पेन से गुज़र रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारे लिए आसान है आज भी। बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। और हमारा विराट बहुत प्यारा बच्चा है ना विराट? चलिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और देखते रहिए लिविंग विद ऑटिज्म, वी आर प्राउडली ऑटिस्टिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल और सी यू, बाय बाय, जय श्री राम।